अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने ये देखा कि किसी भी ग्राफ के ऊपर डीएफएस को कैसे परफॉर्म किया जा सकता है। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि डीएफएस को परफॉर्म करने के साथ साथ उससे क्या बेनिफिट्स लिए जा सकते हैं, यानी कि डीएफएस की क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। जो फर्स्ट एप्लीकेशन डीएफएस की है डेट इज टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग। इसको हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं? इसको हम वहाँ पे यूज करेंगे जहाँ पे डिपेंडेंसीज का ख्याल करना होगा। तो हमारे पास एक पैकेज डिपेंडेंसी ग्राफ है। लेट्स से कि एक पैकेज दूसरे को रेफर करता है, दूसरा पहले को रेफर करता है। सो यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे साइकिल्स नहीं है, क्योंकि जब एक पैकेज से दूसरे पैकेज पे साइकिल होंगे तो आप एक दूसरे को इंस्टॉल करते रह जाएंगे। इसलिए ऐसे ग्राफ को हम डायरेक्टेड ए साइक्लिक ग्राफ का नाम दे रहे हैं। आ, इसमें हम ये देखना चाहते हैं कि जब भी हम कोई पैकेजेस इंस्टॉल करें तो किस ऑर्डर में, किस सीक्वेंस में पैकेजेस इंस्टॉल होने चाहिए, ताकि उनके करेक्ट ऑर्डर की वजह से पैकेजेस करेक्टली या सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएं। अगर पैकेज उस सीक्वेंस में इंस्टॉल नहीं हुए तो एक दूसरे की डिपेंडेंसी के इश्यूज आ जाएंगे। तो इस पे डीएफएस चलाते हैं। हमने स्टार्ट टाइम सेट किया। स्टार्ट टाइम के बाद हम उससे अगले पैकेज पे मूव किया जो उससे आगे पाथ था, वहाँ पे स्टार्ट टाइम, और उससे अगले पे स्टार्ट टाइम सेट किया, उससे आगे मूव करेंगे। इसके आगे मजीद कोई नेबर्स नहीं है, क्योंकि हमने इसको ऑल डन कर दिया। इसको फिनिश टाइम सेट करने के बाद वापस आ जाएंगे, और इस तरह से तमाम के तमाम नोट्स का स्टार्ट और एंड टाइम सेट हो गया है। तो हमारे इसमें ये ऑब्जर्वेशन है कि जब भी आप कोई पैकेज का स्टार्ट टाइम सेट करेंगे वो इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं देते। लेकिन जो फिनिश टाइम है उससे हमें ये पता चलता है कि उस पैकेज को हमें सबसे पहले इंस्टॉल करना चाहिए जिसका फिनिश टाइम सबसे ज़्यादा होगा। लेट्स से अगर हम इसमें देखें तो सबसे ज़्यादा फिनिश टाइम इस पैकेज का है। इसका मतलब है कि ये वाला पैकेज सबसे पहले इंस्टॉल होना चाहिए, क्योंकि आपने यहाँ से स्टार्ट किया। ये पैकेज की डिपेंडेंसी थी और ये पैकेज सबसे पहले इंस्टॉल होना था। उसके बाद नेक्स्ट पैकेज वो इंस्टॉल होगा जिसका सेकंड हाईएस्ट फिनिश टाइम होगा, डेट इज कोयूटिल्स। सो इन जनरल हम ये कहते हैं कि अगर आप ए से बी की तरफ आपका पाथ है तो फिनिश टाइम ए का लार्जर होगा, बी का स्मॉलर होगा, क्योंकि ए के तमाम पाथ एक्सप्लोर करने के बाद ए को आप उसका फिनिश टाइम सेट करेंगे। सो बी का फिनिश टाइम पहले सेट हो जाएगा। इसमें एजम्पशन अगेन हमारी यह है कि इस ग्राफ में कोई भी साइकिल्स नहीं है। सिनेरियो को समझने के लिए हमें पैरेंथेसिस थ्योरम समझना पड़ेगा। पैरेंथेसिस थ्योरम ये कहता है कि जिस पैकेट को आप पहले ओपन करेंगे उसको सबसे एंड पे क्लोज किया जाएगा। अगर दरमियान में कोई पैकेट आती है तो पहले क्लोज हो जाएगी। सो यहाँ पे हमारे पास तीन सिनेरियो बनते हैं। पहला सिनेरियो तो ये है कि वी इज द डिसेंडेंट ऑफ द डब्ल्यू इन दिस ट्री। सो डब्ल्यू जो है वो कोई ना कोई चाइल्ड है वी का। अगर आप ये कहें कि W का जो स्टार्ट टाइम है वो तो आपने W से स्टार्ट किया, दरमियान में कहीं पे V आया, V का स्टार्ट और फिनिश टाइम सेट किया, और W का फिनिश टाइम सबसे एंड पे सेट होगा। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि V जो है वो टॉप पे और W उसके चाइल्ड में मौजूद है। उस सूरत में ऑब्वियसली V का स्टार्ट टाइम आएगा और फिर W का फिनिश टाइम हो जाएगा, और V का फिनिश टाइम सबसे एंड पे आएगा, क्योंकि V जो है वो टॉप पे मौजूद है। दूसरा थर्ड केस ये हो सकता है कि कोई भी एक दूसरे का डिसेंडेंट नहीं है। वी किसी और पाथ में है, डब्ल्यू किसी और पाथ में है, तो उस सूरत में आपका पैरेंथेसिस इस तरह से बनेगी कि एक पैरेंथेसिस ओपन हुई क्लोज होगी, फिर दूसरी पैरेंथेसिस ओपन हुई और से क्लोज कर दिया गया। ये तीनों केसेस हो सकते हैं। हमारा थ्योरम ये कहता है कि अगर ए से बी की तरफ पाथ है तो ए का जो फिनिश टाइम है वो ग्रेटर होगा बी से। बी डॉट फिनिश टाइम इज लेस देन ए डॉट फिनिश टाइम। ग्राफ के अंदर कोई भी साइकिल नहीं है। बी जो है वो ए का डिसेंडेंट है इस ट्री में। जितने भी एजेस हैं वो ट्री में नीचे की तरफ जाएंगे। बी का स्टार्ट और फिनिश टाइम पहले आ जाएगा ए से। ए का फिनिश टाइम सबसे एंड पे आएगा। हम इसमें देख सकते हैं कि बी डॉट फिनिश टाइम इज लेस देन ए डॉट फिनिश टाइम। हम मेन प्रॉब्लम की तरफ आते हैं कि हमें कौन सा पैकेज पहले इंस्टॉल करना चाहिए। हमें वो वाला पैकेज सबसे पहले इंस्टॉल करना चाहिए जिसका फिनिश टाइम सबसे ज़्यादा है। क्या एल्गोरिथम है कि हमें पैकेजेस की सीक्वेंस पता लग जाए। सबसे पहले डीएफएस रन करनी है आपने, जो हमने लास्ट स्लाइड में इस पे डीएफएस रन की थी। हमारे पास स्टार्ट और एंड टाइम आ गया था। हमने एक लिस्ट मेंटेन करनी है जिसमें पैकेजेस आते जाएंगे, जिसका हाईएस्ट स्टार्ट टाइम फिनिश टाइम होगा वो पैकेज टॉप पे आएगा। इसका मतलब है वो सबसे पहले इंस्टॉल होगा।
सो आप ये कर सकते हैं कि जैसे ही किसी पैकेज को ऑल डन सेट करें, सबसे पहले आप यहाँ पे किस पैकेज को ऑल डन सेट करेंगे। सबसे पहले आप इस पैकेज को ऑल डन सेट करेंगे, या तो उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखना शुरू कर दें, या अपना एल्गोरिथम कंप्लीट होने के बाद जिसका हाईएस्ट फिनिश टाइम है उसको सबसे पहले लिख लें। जिसका हाईएस्ट फिनिश टाइम है डेट इज प्री पैकेज, देन कोर यूटिल्स, और इस तरह से सीक्वेंस में पैकेजेस आ जाएंगे। आपको उन पैकेजेस को ऑर्डर मिल जाएगा जिस ऑर्डर में आप उन पैकेजेस को इंस्टॉल करना चाहते हैं। अभी हमने इस ऑब्जर्वेशन से क्या सीखा। हमें ये पता चला कि आपने कोई भी डिपेंडेंसीज को ऑर्डर मेंटेन करना हो तो आप डीएफएस से या डीएफएस ट्री से हेल्प ले सकते हैं। डीएफएस की एक और एप्लीकेशन उन एजेस की क्लासिफिकेशन में है जो हमारे ग्राफ में मौजूद है। डीएफएस एजेस को 4 कैटेगरीज में क्लासीफाई करता है। ट्री एज एक ऐसा एज है जिसके थ्रू आप ट्री को एक्सप्लोर करते हुए या ग्राफ को एक्सप्लोर करते हुए एक नोड से दूसरे नोड पे जाते हैं। बैक एज एक ऐसा एज है जो आपके डिसेंडेंट वी से ऊपर W तक जाता है। फॉरवर्ड एज W से V डिसेंडेंट तक आता है, और क्रॉस एज इसके अलावा तमाम एजेस हैं। इनको समझने के लिए हम इस ग्राफ पे DFS रन करेंगे। इस ग्राफ पे DFS रन करने से पहले हम इन वर्टिसेस को कोई ना कोई नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे हम नाम देते हैं X, Y, Z, W, S, T, U, V। आप किसी भी एज से डीएफएस स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने एस से स्टार्ट की। एस का स्टार्ट टाइम हमने सेट कर दिया 1, और स्लैश के बाद हम इसका फिनिश टाइम सेट करेंगे। यहाँ पे दो ऑप्शन है, आप कहीं पे भी जा सकते हैं। मैं वाई की तरफ मूव करूंगा। वाई का स्टार्ट टाइम 2 है। इसके बाद हम एक्स पे मूव करते हैं। एक्स का स्टार्ट टाइम 3 है। और जैसे जैसे आप मूव करते जा रहे हैं, ये जो रास्ते में एजेस आते हैं, दीज आर ट्री एजेस। X से आप Z पे जाएंगे। Z का स्टार्ट टाइम 4 है, और दिस इज आल्सो द ट्री एज। Z पे पहुंचने के बाद आपके पास Y का ऑप्शन है, लेकिन Y पहले से एक्सप्लोर हो चुका हुआ है। Z का फिनिश टाइम 5 सेट कर देंगे। Z से अगर आप Y की तरफ जाएं, एक्चुअली इस ट्री के अंदर Y जो है वो ऊपर है और Z नीचे है। एक्चुअली Z डिसेंडेंट है Y का। अगर डिसेंडेंट से ऊपर की तरफ ट्री में ऊपर की तरफ एज बने तो उसको हम बैक एज कहते हैं। Z को कंप्लीट करने के बाद हम X से आए थे, X पे वापस जाएंगे। X के मजीद कोई चाइल्ड नहीं है जिन्हें एक्सप्लोर करना बाकी है। X का भी हम फिनिश टाइम सेट कर देंगे, और डेट इज 6। उसके बाद हम Y पे वापस आ जाएंगे। Y से हमारे पास ऑप्शन है W पे जाने का। अगर हम Y से W पे जाएंगे तो दिस इज ट्री एज। ट्री एज इसको सेट करने के बाद जब आप W पे आएंगे तो इसका आप स्टार्ट टाइम सेट करेंगे 7। इसका मजीद कोई एज नहीं है। अगर एज है तो Z की तरफ है। आप सोचें कि इसको क्या नाम देना चाहिए, क्या ये इस ट्री का पार्ट है या नहीं है। इसके बारे में सोचने के बाद आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं कि इस एज को किस में क्लासीफाई करना है। अगर मैं स्टार्ट करूं अपने ट्री से तो S टॉप पे था। S के बाद हमारे पास Y था उसी ट्री में। Y के बाद X था। X के बाद हमारे पास Z था। ये अभी तक हमने एक ट्री बनाया था। जो W है, क्या W किसी भी ट्री में आता है? W पे आप आए हैं Y से। क्या Z जो है वो ट्री में X का डिसेंडेंट है या नहीं है, या Z का डिसेंडेंट है या नहीं है। Z जो है वो इस ट्री में नीचे की तरफ जा रहा है।
सो W एक अलग पाथ में है, Z एक अलग पाथ में, ये एक दूसरे के चाइल्ड नहीं है, इसलिए आप ना तो इसे फॉरवर्ड एज कह सकते हैं, ना बैक एज कह सकते हैं, ना ट्री एज कह सकते हैं, इसको आप क्रॉस एज कहेंगे। अगर ये एज ट्री एज, बैक एज या फॉरवर्ड एज कहीं पे भी क्लासीफाई ना हो सके तो आप इसे क्रॉस एज कहेंगे। W के मजीद कोई चाइल्ड नहीं है, इसका आप फिनिश टाइम 8 सेट करने के बाद ऊपर की तरफ मूव कर जाएंगे। Y के जितने भी चाइल्ड हैं वह एक्सप्लोर किए जा चुके हैं, तो Y पे आप वापस जाएंगे, दिस इज 9। और Y के तमाम चाइल्ड एक्सप्लोर करने के बाद Y पे जिस नोड से आए थे वो हम S से आए थे, इसका हम फिनिश टाइम 10 सेट कर देंगे। तो अगर ये देखा जाए तो ये हमारे पास ट्री कंप्लीट हो गया। अब दोबारा से अगर हम T पे TFS रन करें तो इसका स्टार्ट टाइम 11 सेट हो जाएगा। यहाँ से हम V पे आ जाते हैं, V का फिनिश टाइम 12 सेट हो जाएगा। सो दिस इज द ट्री एज, सॉरी स्टार्ट टाइम 12 सेट हो जाएगा। और V से हम U की तरफ जाएंगे, दिस इज आल्सो द ट्री एज, और यहाँ पे हम U को मिला देंगे और U का स्टार्ट टाइम 13 सेट हो जाएगा। U के मजीद जो चाइल्ड हैं S और W हैं, ना तो ये उसके चाइल्ड हैं, W और S जो है ना तो U के चाइल्ड हैं, और ना ये फॉरवर्ड एज बनते हैं क्योंकि ये सेपरेट ट्री में चले जाते हैं, इसलिए इसको हम क्रॉस एज का नाम देते हैं। सो U के तमाम चाइल्ड कंप्लीट करने के बाद इसका हम फिनिश टाइम 14 सेट करेंगे। V से आए थे, V का फिनिश टाइम हम 15 सेट करेंगे, और T पे वापस जाने के बाद ये वाला एज देखेंगे कि इसको क्या नाम दिया जाए, इसको फॉरवर्ड एज कहा जाएगा। सो T का हमने फिनिश टाइम 16 कर दिया। सो अगर ये देखा जाए तो हमने एजेस को 4 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया। जो नॉर्मल एज है, जो आप एक नोड से दूसरे नोड पे जाते हैं, तो इसको हम ट्री एज कहते हैं। बैक एज हम उस एज को कहते हैं जो ट्री में अपने डिसेंडेंट से ऊपर की तरफ जा रहा हो। अगर Z से Y की तरफ इस ट्री के हिसाब से एज है तो इसको हम बैक एज कहेंगे। अगर Y से Z की तरफ एज है तो उसे हम फॉरवर्ड एज कहेंगे। उसके अलावा जितने भी एजेस हैं उन्हें क्रॉस एज में क्लासीफाई करेंगे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारे जहन में ये आता है कि क्या एजेस को क्लासीफाई करने से हमें कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलती है। तो यहाँ पे एक्सरसाइज के लिए आपके लिए क्वेश्चन है, लेकिन उसका हम कुछ हिंट या उसका आइडिया लेने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास फॉरवर्ड एज थे, ट्री एज थे, बैक एज थे और क्रॉस एज थे। तो हमें ये देखना है कि क्या बैक एज हमें ग्राफ के अंदर मौजूद साइकिल्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्पफुल हो सकते हैं या नहीं। सो आपकी एक्सरसाइज में एक सेकंड क्वेश्चन ये है कि आपने डीएफएस के जो एजेस हैं उसको देखते हुए आपने ग्राफ के अंदर साइकिल डिटेक्ट करने के लिए एक छोटा सा एल्गोरिथम लिखना है।